अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन 1 ohm इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। डिफाइन 1 ohm इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। डिफाइन 1 ohm इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। Define 1 ohm electrical resistance of a conducting wire। तो देखिए डेफिनेशन बनाना हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से हम बता रहे हैं। आंसर के तौर पर हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अगर टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स are kept constant, then तब क्या होगा? If temperature and other physical parameters are kept constant, then तब जाके कहीं V बराबर IR लग पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं R इक्वल टू लिखूं तो R इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। तो मुझे डेफिनेशन किसकी बनानी है? 1 ohm की बनानी है। तो मैं क्या करूं कि अगर मैं यहां पे V की वैल्यू 1 वोल्ट और I की वैल्यू 1 एम्पियर कर दूं तो क्या होगा? R इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर आ जाएगा। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर को ही 1 ओम कहते हैं। तो 1 ओम क्या बना? 1 ओम किसी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस होता है। 1 ओम किसी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस होता है अगर टेम्परेचर और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखी जाएं और उसके एंड्स के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर उसमें करंट कितना फ्लो हो? 1 एम्पियर फ्लो हो। यानी उस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा जिसमें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, प्रोवाइडेड उसकी टेम्परेचर और अदर फिजिकल पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा जाए। आई बात समझ में? पहले इतना कॉपी करिए, फिर हम आपको डेफिनेशन बोल देते हैं। तो लिखिए, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, the electrical resistance of a conducting wire is said to be 1 ohm. The electrical resistance of a conducting wire is said to be 1 ohm, is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through it. If 1 ampere current flows through it, if 1 ampere current flows through it when if 1 ampere current flows through it when 1 volt potential difference, when 1 volt potential difference is applied across its ends, 1 volt potential difference is applied across its ends, provided temperature and other physical parameters of the conducting wire, provided temperature and other physical parameters of the conducting wire, provided temperature and other physical parameters of the conducting wire remains constant, ठीक है। अब जैसे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक्सरसाइज के।
ठीक है, तो 4 न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज 9B में। न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B के। ठीक है, इसमें 4 न्यूमेरिकल है। 4 न्यूमेरिकल में 2 न्यूमेरिकल पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर है। ठीक है, यानी बेस्ड ऑन, ऐसे लिखते हैं, बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेस्ड है इसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, और फिर बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। पहला सवाल है, इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलम चार्ज थ्रू द वायर। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इन ट्रांसफरिंग 1 कूलम through a wire, comma, 9 joule of work is needed, full stop, find the potential difference across the wire. Question है, in transferring 1.5 coulomb charge through a wire, comma, 9 joule of work is needed, find the potential difference across the wire. यानी क्वेश्चन में Q का वैल्यू 1.5 C यानी कूलम दिया हुआ है, जो वर्क करना पड़ रहा है वो 9 जूल करना पड़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, V बराबर W/Q होता है। तो V बराबर W की वैल्यू 9, Q की वैल्यू 1.5। तो इस प्रकार से 6 वोल्ट आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ बल्ब, full stop, the resistance of the filament of bulb when it glows, comma, is 24 ohm, find the current drawn from the cell. अच्छा, तो ये ओम्स लॉ के ऊपर ही है, सॉरी, ठीक है। आपका दूसरा सवाल जो है वो ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू 12 वोल्ट है। ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ बल्ब, द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोज इज 24। R का वैल्यू 24 ओम है। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। V का वैल्यू 12, I निकालना है, R का वैल्यू हो गया 24। implies that I इक्वल टू 12/24, यानी implies that I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अ बल्ब ड्रॉस करंट 1.5 एम्पियर at 6.0 volt, full stop, find the resistance of filament of bulb while glowing। तो बल्ब ड्रॉस करंट I का वैल्यू 1.5 एम्पियर, V का वैल्यू 6.0 वोल्ट, और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फिर से ओम्स लॉ लग जाएगा, क्योंकि VIR से रिलेटेड V इक्वल टू IR ही होता है। V 6 है, I 1.5 है, और R निकालना है, तो R इक्वल टू, ठीक है, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा ओम्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। A current of 0.2 ampere, a current of 0.2 ampere flows in a wire of resistance 15 ohm, full stop, find the potential difference across the ends of the wire। तो करंट का वैल्यू जो है वो I का वैल्यू 0.2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है।
फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। देयरफॉर V निकालना है, I का वैल्यू 0.2 है और R का वैल्यू 15 है। ठीक है, अल्टीमेटली V का वैल्यू आ गया 3 वोल्ट। तो इस प्रकार से चारों सवाल आपके लग गए। ठीक, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। तो हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। फैक्टर्स अफेक्टिंग electrical resistance of a conducting wire। ठीक है, जब मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था उसी वक्त हमने बता दिया था कि रेजिस्टेंस चार बातों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी तार की मोटाई पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे। तो हमने सिर्फ ये बताया था कि चार बातों पे डिपेंड करता है। अब हमको ये पढ़ना है कि डिपेंड कैसे करता है। मतलब कोई कहे कि हमने तार की लंबाई ज्यादा ले ली, ज्यादा लंबा तार ले लिया तो रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा, ये सब बातें आपको अब हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग आपने डाली है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। तो लिखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन following four factors, depends on following four factors। depends on following four factors। ठीक है, नंबर वन लिखिए, नंबर वन में क्या, नंबर वन में हेडिंग डाल लीजिए सीधे। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, नंबर वन लिख के हेडिंग डाल दीजिए लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस होता है। मतलब ये कि तार जितना लंबा लिया जाता है, तार जितना लंबा लिया जाता है, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो लिखिए, लिख दिया नंबर वन लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर के अंदर लिखिए, more is the length of wire, more is the length of the wire, comma, more will be its resistance, more will be its resistance and vice versa, more will be its resistance and vice versa, more will be its resistance and more will be its resistance and vice versa। ठीक है, समझ गए? मतलब आप चाहो तो ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो आखिरी में R प्रोपोर्शनल L, ताकि आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये निकलेगा R प्रोपोर्शनल L, मतलब L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, एंड दूसरा R प्रोपोर्शनल L, L घटेगा तो R भी घटेगा। ठीक है, तो ऐसे आप चाहें तो आखिरी में लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अब नंबर टू लिखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, दैट इज थिकनेस। नंबर टू लिखिए हेडिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर, या लेंथ, वहां कंडक्टिंग ना भी लिखो तो चलेगा, अंडरस्टूड ये वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, दैट इज थिकनेस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, दैट इज थिकनेस। ठीक है, तो थिकनेस, जितना मोटा वायर होता है रेजिस्टेंस उतना कम हो जाता है।
ठीक है, तो लिखिए मोर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, more is the area of cross section of the wire, comma, lesser will be the resistance of the wire. More is the area of cross section of the wire, comma, lesser will be the resistance of the wire and vice versa. इसमें आप ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर लास्ट में R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इसका मतलब ये हुआ R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A का मतलब ये हुआ कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा मतलब थिक वायर होगा, मैं लिख दे रहा हूं बगल में, थिक वायर का केस होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा मतलब थिन वायर अगर होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए। नंबर 3 लिखिए, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। अब क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो नंबर 3 लिखिए नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर लिखा। अब नेचर ऑफ मटेरियल में क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल में ये है गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, ठीक है। अभी आपको हम थोड़ी देर बाद इंसुलेटर और कंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मटेरियल गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रास्ते में बाधाएं कम आएंगी। बैड कंडक्टर है, रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है। तो लिखिए इफ मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन इट्स रेजिस्टेंस, if material of the wire is good conductor of electricity, if material of the wire is good conductor of electricity, comma, then the resistance of the wire will be small and if material of the wire is bad conductor of electricity, then resistance will be higher. There will be high, ठीक है। लोअर हायर भी कर सकते थे, रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस लोअर हो जाएगा, और बैड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस हायर हो जाएगा, ठीक है। खैर ये हो गया, इसमें कोई प्रोपोर्शनलिटी का फंडा नहीं बताया जा सकता, ठीक। नंबर 4 लिखिए टेम्परेचर ऑफ द वायर, टेम्परेचर ऑफ द वायर, ठीक है। अभी वायर काहे का है, किसी कंडक्टर का है, समझे, कंडक्टिंग मटेरियल का है, क्योंकि मटेरियल बहुत प्रकार के होते हैं, कंडक्टर भी होते हैं, इंसुलेटर भी होते हैं, सेमी कंडक्टर भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। आई बात समझ में, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, तो उनके हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस अलग अलग प्रकार से बिहेव करता है। तो तुम्हारे सिलेबस में जितना मैं सिर्फ उतनी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए ऐसा देखा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ये कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आप टेम्परेचर वायर का कम कर देंगे रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। आई बात समझ में,
तो नंबर 4 पे था टेम्परेचर ऑफ द वायर लिखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, if temperature of the material of the wire increases, if temperature of the material of the wire increases, if temperature of the material of the wire increases, if temperature of the material of the wire increases, comma, then its resistance also increases, its resistance also increases, its resistance also increases and vice versa। ठीक है, लास्ट में ब्रैकेट के अंदर जो लिखा मैंने ये लिख लीजिए। अब हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ conduction of electric charge, types of materials on the basis of conduction of electric charge through them, types of materials on the basis of conduction of electric charge through them, types of materials on the basis of conduction of electric charge through them। ठीक है, तो किसी मटेरियल के थ्रू चार्ज आसानी से फ्लो हो पाएगा कि नहीं फ्लो हो पाएगा, इस आधार पे दो प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, एक वो जिनसे आसानी से पास हो जाता है, एक वो जिनसे आसानी से पास नहीं हो पाता है। तो जिनसे आसानी से पास हो जाता है उन्हें कहा जाता है कंडक्टर, ठीक है, और जिनसे नहीं हो पाता उनसे क्या कहा जाता है, इंसुलेटर। अब सवाल उठता है कि क्यों? तो कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि दो कंपनी है, एक कंपनी के पास काम करने के लिए एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है, उनके पास मैन फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो दूसरे हैं उनके पास आदमियों की संख्या बहुत कम है। ऑब्वियसली जिसके पास लोग ज़्यादा हैं वो ज़्यादा काम कर पाएंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, एक आदमी काम करेगा तो एक दिन में 8 घंटे काम करेगा, तो वही अगर दो लोग करें तो लगेंगे 8 ही घंटे, लेकिन काम कितना हो जाएगा, 16 घंटे के बराबर, क्योंकि 2 लोग काम करेंगे। आई बात, तो ऐसे समझ लीजिए कुछ कि कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर में लगभग नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से चार्ज इजीली फ्लो कर पाता है किसके थ्रू, कंडक्टर्स के थ्रू, और इंसुलेटर के थ्रू फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो लिखिए, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, these are of 2 types, number 1 conductors, number 2 insulators, number 1 conductors, number 2 insulators। हेडिंग डाल दीजिए कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। देखिए, the substances which allow current, the substances which allow current to flow through them, the substances which allow current to flow through them easily, the substances which allow current to flow through them easily, to flow through them easily, comma, are called conductors, for example silver, copper, gold, aluminum, iron, etc. Silver, copper, gold, aluminum, iron, etc. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से स्टार बना के लिख लीजिए, ये सारे मेटल्स लिखवाए ना हमने, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स ही क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। नहीं समझे? मैंने क्या लिखवाया,
कि वो मटेरियल जिनके थ्रू करंट आसानी से पास हो जाती है उन्हें कंडक्टर कहते हैं। एग्जांपल में किसको लिखवाया, मेटल को। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेटल्स ही कंडक्टर्स होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन से स्टार बना के लिखिए, मेटल्स आर कंडक्टर्स, metals are conductors as they have a large number of free electrons, as they have a large number of free electrons। ठीक है, हेडिंग डालिए इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स देखिए, द सब्सटेंसेस which do not allow current, the substances which do not allow the current, the substances which do not allow the current to flow through them, the substances which do not allow current to flow through them, comma, are called insulators। Are called insulators। For example, wood, paper, glass, leather, leather, paper, glass, pure water, asbestos, 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 china clay, etc। ठीक है, स्टार बना के लिखिए नेक्स्ट लाइन से, तो इंसुलेटर्स क्यों करंट को पास नहीं करा पाते, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो लिखिए, इंसुलेटर्स does not have, insulators do not have, insulators लिख रहे हैं ना, insulators do not have free electrons, insulators do not have free electrons, insulators do not have free electrons, that's why they cannot conduct electric current through them, they cannot conduct electric current through them।